हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। आपको कोई भी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी मिलेगी और उसके अंदर जो आपके डेरिवेटिव्स के कोफिशिएंट हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल के कोफिशिएंट हैं वो आपके कांस्टेंट होंगे। क्या होता है आपका एक होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट? A differential equation, a homogeneous differential equation with a constant coefficient of derivatives and a dependent variable is called a homogeneous linear differential equation with a constant coefficient। देखना काम करते हैं हम। मान लिया आपको एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है जिसके अंदर आपके डेरिवेटिव्स के कोफिशिएंट और आपके जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट कांस्टेंट दे रखे हैं। डी एन टाइम डेरिवेटिव वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस ए नोट एन माइनस वन टाइम डेरिवेटिव वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस ए वन एन माइनस टू टाइम डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस अप टू एंड सो ऑन। आपको इस तरीके से दे रखी हैं और ये जो आपका मान लिया ए एन माइनस वन है और वाई इज इक्वल टू 0। ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी लीनियर भी है। क्यों? क्योंकि आपकी जो डेरिवेटिव्स की टर्म है ना, इनकी डिग्री 1 है, यहां पे भी डिग्री 1 है, यहां पे भी डिग्री 1 है, यहां पे भी डिग्री 1 है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसकी भी डिग्री 1 है और न ही आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव्स एक दूसरे के मल्टीपल हैं, तो लीनियर तो हो गई। अब बात आती है होमोजीनियस की। जो आपको एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, होमोजीनियस है क्या? अगर इसके अंदर आपकी कांस्टेंट टर्म नहीं है, अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपकी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी होमोजीनियस हो जाएगी। देखना, क्या इसके अंदर आपकी कांस्टेंट टर्म है क्या? ये आपके डेरिवेटिव्स की टर्म है, डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स की टर्म है, ये आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स की टर्म है, ये भी डेरिवेटिव की टर्म हो रही है, यहां पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या यहां पे आपकी कोई कांस्टेंट टर्म है क्या? कांस्टेंट टर्म आपकी मान लिया कि प्लस उसके अंदर ही +2 होते या +6 होता या कोई x का फंक्शन ऐड हो रखा होता, मान लिया x इंटू ई की पावर x प्लस ये होता, तो आपकी ये नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती। अब जो हमारा काम है वो है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। देखना, यहां पे देखना, आपकी जो डेरिवेटिव की टर्म है इसका कोफिशिएंट आपका 1 है, यहां पे जो डेरिवेटिव की टर्म है यहां पे कोफिशिएंट ए नोट है, यहां पे डेरिवेटिव की टर्म का कोफिशिएंट ए1 है, अप टू एंड सो ऑन, और यहां पे जो y है आपका जो कोफिशिएंट है an माइनस 1 है। ये सारे के सारे ए नोट, a1, a2, a3 अप टू an माइनस 1 तक सारे के सारे कांस्टेंट हैं। लिख देता हूं मैं, a नोट, a1, a2 up to and so on an minus 1 all are constant term। ये सारी की सारी आपकी कांस्टेंट टर्म है। अब क्या है जो हमारा काम है, हमारा काम किसका था? सॉल्यूशन ऑफ ए होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट आपको ये दे रखी है और इन क्वेश्चंस के अंदर जब हम सोल्व करेंगे तो उसके अंदर आपने जो आपके यहां पे ऑपरेटर है ना, जैसे आपने लिखा डी बाई
dx से। d बाई डी एक्स आपका एक ऑपरेटर है। जैसे हमने इसको y के ऊपर अप्लाई किया है तो यहां पे लिख दिया y dy बाई डी एक्स से। अब ये y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो गया है। पर इससे पहले जो इसको इस ऑपरेटर को हमने यहां पे y के ऊपर अप्लाई किया है, यहां पे जैसे मैंने ये बोला ना आपको d बाई डी एक्स से, d बाई डी एक्स आपका एक ऑपरेटर है और इस ऑपरेटर को मैंने y के ऊपर अप्लाई किया है तो ये y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो गया। अब जब इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो आपका ऑपरेटर है ना इनको हम नेमिंग देंगे। जैसे d बाई डी एक्स है, d बाई डी एक्स को हमने कैपिटल D नाम दिया। सेकेंड डेरिवेटिव ऑपरेटर है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर आपका ये है। ये क्या है आपका डी स्क्वायर के इक्वल होगा। इसी प्रकार आपका जो थर्ड टाइम डेरिवेटिव ऑपरेटर है उसको डी क्यूब मान लो, अप टू एंड सो ऑन चलते चले जाओ। और जो आपका ये एन टाइम डेरिवेटिव ऑपरेटर है ना, आप इसका नाम रख लो डी की पावर एन। ये आपने ऑपरेटर के नाम रख लिए हैं और इस इक्वेशन के अंदर ये सारे के सारे आपके कांस्टेंट थे, आपने इन ऑपरेटर के नाम रख लिए हैं। अब आपने इनके सॉल्यूशन निकालने हैं। एक तो किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का विद कांस्टेंट कोफिशिएंट जो जनरल सॉल्यूशन होता है आपका, वो क्या होगा, वो होगा आपका पार्टिकुलर इंटेग्रल प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। देखना मैं लिख रहा हूं जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। और किसका जनरल सॉल्यूशन है ये आपका जो गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, ये आएगा आपका पार्टिकुलर इंटेग्रल। ये पीआई होता है पार्टिकुलर इंटेग्रल, और इंटेग्रल का मतलब सॉल्यूशन भी होता है। आप या तो इसको इंटेग्रल बोल लो या सॉल्यूशन बोल लो, बात एक ही है, सॉल्यूशन भी होता है इसका मतलब। और प्लस सीएफ होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सीएफ होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये होता है आपका। तो ये जनरल सॉल्यूशन आपका आएगा। अब हम जो काम कर रहे हैं इस लेक्चर में, वो काम कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। होमोजीनियस जो है आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसका होमोजीनियस का सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो होमोजीनियस के अंदर अगर हम देखें तो होमोजीनियस के अंदर जो आपका जनरल सॉल्यूशन है ना, जनरल सॉल्यूशन आपका CF के बराबर ही होता है। फाइंड आउट करते हैं, देखना। मैंने यहां पे लिखा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 प्लस 6y इज इक्वल टू 0। आपको एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, आप ये चेक करो कि ये होमोजीनियस है क्या। होमोजीनियस के लिए क्या करते हैं कि इसके अंदर कोई भी कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट ना हो। अब देखो ये आपके डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है, ये भी आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव की टर्म है। यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल दे ही दिया, क्या कोई कांस्टेंट टर्म है क्या, नहीं है। तो ये आपकी जो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये होमोजीनियस है। अब देखो जैसे मैं इसी के अंदर मैं ये क्या देता -6 इज इक्वल टू 0। अब ये होमोजीनियस नहीं है क्योंकि इसके अंदर है आपकी कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है। अब जैसे मैं ये लिख देता, कोई x का फंक्शन लिख देता, जैसे x e की पावर x, ये लिख देता, ये भी आपकी होमोजीनियस नहीं है क्योंकि आपका यहां पे जो x e की पावर x है ना, ये आपका कांस्टेंट ट्रीट होगा।
तो क्या हो गया, जो हम सॉल्यूशन निकालेंगे वो निकालेंगे होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो क्या करेंगे, हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन आपका ये है, ये क्वेश्चन है। अब मैंने आपको ये बताया है कि जब इन क्वेश्चंस को करते हैं तो आपका जो ऑपरेटर है ना, उस ऑपरेटर को कैपिटल डी से चेंज कर लो। अब यहां पे सेकंड डेरिवेटिव ऑपरेटर है, तो इस सेकंड डेरिवेटिव ऑपरेटर को आपने डी स्क्वायर से चेंज कर लिया है और यहां पे y है तो ये y आ गया, और माइनस का 5 ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑपरेटर है तो यहां पे मैंने d लिख दिया और ये y, और प्लस के 6y = 0, आपका इतना आ गया। अब इसके अंदर से जो है आप y कॉमन ले लो, y अगर आपने कॉमन लिया तो d² माइनस के 5d प्लस का 6 से, और यहां पे लिखेंगे y = 0। अब जो आपका ये d² माइनस के 5d प्लस के 6 आया ना, ये आपका एक ऑपरेटर है जो कि y के ऊपर अप्लाई हो रखा है। तो हमने इसका सॉल्यूशन निकालना है। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो आपका ऑपरेटर वाली टर्म है ना, उस ऑपरेटर वाली टर्म के अंदर जो आपका d है उसको तो किसी कांस्टेंट से जो है चेंज कर लेंगे और उसको 0 के बराबर पुट कर लेंगे। देखो क्या करना है, मैंने ये बोला है आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर, ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर जो आप ऑपरेटर वाली टर्म जो है उसको, उसके अंदर आप d को तो m से चेंज कर लो। अगर d को m से चेंज करोगे तो आपका m² आएगा, m², और माइनस के ये आपका आएगा 5m और प्लस के 6 = 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई है, ये एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। क्या करना है ऑक्सिलरी इक्वेशन में, जो आपके ऑपरेटर वाली टर्म है इसके अंदर d को आपने m से रिप्रेजेंट करना है और उसको 0 के बराबर पुट कर देना है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकाल लो, सॉल्यूशन निकाल लो। m², इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से 5m को स्प्लिट कर लो, माइनस के 2m और माइनस के 3m प्लस का 6 = 0। इससे हमने इसको जो स्प्लिट कर लिया है। m आपका यहां से कॉमन आ जाएगा, m माइनस के 2, और यहां से माइनस से यहां से 3 कॉमन ले लिया, 3 × m माइनस के 2 = 0। ये माइनस कॉमन यहाँ पे लिया है तो ये माइनस वाली टर्म तो पॉजिटिव हो गई है और ये पॉजिटिव वाली टर्म आपकी माइनस हो गई है क्योंकि माइनस कॉमन लिया था। अब इन दोनों के अंदर से m माइनस के 2 आपका कॉमन आ जाएगा, m माइनस 2 यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ पे m बचा, यहाँ पे 3 बचा, तो m माइनस के 3 आ गया, m माइनस के 3 = 0। अब 2 नंबर की प्रोडक्ट आपकी 0 है। 2 नंबर की प्रोडक्ट आपकी 0 कब होती है, जब कोई ना कोई एक 0 होगा। तो आप क्या करो, या तो आपका ये 0 होगा या आपका ये 0 होगा। अगर आपका ये 0 होगा तो m माइनस के 2 = 0 है तो m की वैल्यू आपकी 2 आ गई। अगर आपका ये 0 होगा, m माइनस के 3 = 0 होगा तो m माइनस के 3 = 0 है तो m की वैल्यू आपकी जो है 3 आ गई। यहां से m की वैल्यू आपकी 2 आ गई थी। अब हमने इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। मैंने आपको ये बताया है कि एक होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के अंदर जो आपका जनरल सॉल्यूशन होता है CF, आपका CF क्या होगा, ये निकलता आपका कोई कांस्टेंट C1 इंटू e की पावर, जो आपके फैक्टर आए हैं, जो आपके रूट आए हैं, उनका नाम आप m1 रख लो और m2 रख लो। तो यह आएगा C1 e की पावर m1 x, x आपका जो है वेरिएबल, तो ये लेके चलोगे C1 e की पावर m1 x और प्लस C2
ई की पावर m2x, ये जो आपका m2x है ये आपका आ गया है। अब ये m1 और m2 की वैल्यू पुट कर लो, आपका CF आ जाएगा। तो CF इज इक्वल टू ये आ गया आपका C1 e की पावर 2x प्लस के C2 e की पावर 3x। ये आपका सॉल्यूशन आ गया है इस होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन आएगा। अब जो बाकी क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, अगर आपको 2 से ज्यादा रूट दे रखे हो या आपके जो रूट है वो डिस्टिंक्ट ना आए या आपके कॉम्प्लेक्स रूट आए, तो इस केस में आपका CF क्या होगा, आपका कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या होगा, देखना, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा। हम कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ ए होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल solution of linear differential equation with a constant coefficient हम ये कर रहे हैं। अब इसके अंदर मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो आपके रूट हैं वो रूट आपके 1 हो सकता है, वो रूट आपके 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, अप टू एंड से कितने भी हो सकते हैं, n तक हो सकते हैं, n कोई भी नंबर हो सकता है आपका। अब बात आती है कि वो सारे के सारे जो रूट आए आपके वो डिस्टिंक्ट आए, तो क्या सॉल्यूशन होगा। मान लिया कि आपके पास ये एक इक्वेशन दे रखी है dy बाई dx माइनस के 3y इज इक्वल टू 0। ये एक होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो इसके अंदर आप इसको तो d पुट करो, ये हो गया आपका d माइनस के dy माइनस के 3y इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लो, d माइनस के 3y इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लो इसकी। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालोगे तो d को m से रिप्लेस करना है, m माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। आपका m माइनस के 3 इज इक्वल टू 0 आ गया और m इज इक्वल टू 3। ये आपके m की वैल्यू आ गई, आपका रूट आ गया ये। अब यहां से आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा, CF आएगा। CF क्या आएगा, ये आएगा आपका कोई कांस्टेंट C1 कह लो या कोई कांस्टेंट C रख लो इनटू e की पावर जो भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया है, ये सॉरी जो आपका रूट आया है, रूट कितना आया आपका 3 आया है, 3x। ये आपका CF आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। तो इसी तरीके से अगर आपके पास किसी भी इक्वेशन का, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हम ये काम कर रहे हैं, जो भी हम काम करेंगे वो सारा का सारा आज काम हम किस में करेंगे, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो अगर मैं इक्वेशन भी बोलता हूं तो ये अंडरस्टूड रहेगा इसके अंदर कि मैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बोल रहा हूं। तो मैं कहता हूं कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन है और आपके पास उसका एक अगर रूट आया है, केवल m1 आया है,
तो उस केस में जो आपका CF होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, वो होगा CE की पावर m1x। अगर आपके पास केवल एक ही रूट है तो ये आपका जो है CF होगा। अगर आपके पास m1 और m2 दो कोई डिस्टिंक्ट CF हैं, दो कोई डिस्टिंक्ट रूट आपके पास हैं, तो आपका CF क्या होगा? CF आपका आएगा C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x, ये आपका आएगा। ध्यान देना, जितने भी आपके डिस्टिंक्ट रूट आएंगे उतने ही आपके C कांस्टेंट और E की पावर जो भी आपका रूट है वो इनटू आपका जो है x, ये आएगा। उतने ही ऐड होते चले जाएंगे। अब देखना, आपका जब m1 था तो केवल एक ही आया ये C इंटू E की पावर m1x। अगर दो है तो एक का केस तो ये आ गया आपका m1 का, और प्लस जो m2 का केस आपका ये आ गया। अगर 3 होते तो इसके अंदर जो आपका एक ऐड और हो जाता, मतलब C3 e की पावर m3x। अगर 4 होते तो प्लस C4 e की पावर m4x। मतलब इस तरीके से बढ़ता जाता है ये। और ये किस केस की बात मैं कर रहा हूं? ये बात कर रहा हूं जब आपके रूट आए वो कैसे आए? डिस्टिंक्ट आए, उस केस में ऐसा होगा। और बात आती है कि अगर आपके जो रूट आए हैं ये डिस्टिंक्ट ना आए, ये सेम आ जाए, तो क्या होगा? जैसे आपका जो रूट है इक्वेशन का m और m, दोनों के दोनों रूट जो आपके m और m है, मान लिया 2 और 2 है, ये आपके दो रूट आ गए इक्वेशन के। अब आपने यहां पे CF निकालना है। अब उस प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो क्या आएगा इसका? C1 e की पावर 2x प्लस C1 e जो है C2 e की पावर 2x, ऐसा आना चाहिए। जो हमने वहां पे केस किया था उस केस के अकॉर्डिंग तो ऐसा आएगा। और यहां से आपका e की पावर 2x कॉमन आए और C1 प्लस के C2, ये तो दोबारा से आपका एक कांस्टेंट ही नहीं बन गया क्या? C1 भी कांस्टेंट है, C2 भी कांस्टेंट है, और दोनों का सम भी कांस्टेंट आएगा। तो इसको तो आप C की पावर 2x लिख सकते हो, पर ऐसा नहीं है। आपका जो CF आएगा वो रिपीटिंग रूट में वो ऐसा नहीं आएगा। आएगा क्या? वो आएगा आपका यह आपका आएगा C1 e की पावर 2x प्लस अगर एक रूट आपका रिपीट कर रहा ना तो इसको आप x से मल्टीप्लाई करवाओगे। बात समझाई क्या? अगर आपका रूट रिपीट कर रहा है तो क्या आएगा? C1 e की पावर 2x प्लस x से मल्टीप्लाई करवाओगे और फिर C2 e की पावर 2x। अब मान लिया कि मेरे पास 3 रूट रिपीट कर रहे हैं। कौन कौन से? 2, 2 और 2। आपके जो रिपीटिंग रूट है वो तीनों के तीनों रिपीटिंग रूट हैं। जैसे आपकी इक्वेशन जो है ये बन गई y माइनस के 3 की पावर क्यूब इज इक्वल टू 0, और 3 की बजाय 2 ले लो क्योंकि 2 के अंदर काम करें हम। तो इसके 3 रूट आएंगे और तीनों के तीनों रूट आपके क्या आएंगे? 2, 2, 2, ये आपके रूट आएंगे। तो इस केस में अगर हमने CF निकालना हो तो कैसे आएगा? ये आएगा आपका C1 e की पावर 2x प्लस अभी मैंने बताया कि अगर दूसरा रूट रिपीट हो जाए आपका तो ये जो टर्म है इसको x से मल्टीप्लाई करवा देंगे। मतलब है प्लस का x C2 e की पावर 2x, ये आ गया। पर आपके रूट तो एक बार और 3 आया हुआ है, 3 बार रिपीट हो रखे हैं, तो एक बार x से मल्टीप्लाई करवा दी, जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दो आप। मतलब है x स्क्वायर e की पावर 2x, आपका ये आ गया।
अगर एक बार रिपीट और हो रखा होता तो आप एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करवाते और फिर लिख देते, और यहाँ पे कांस्टेंट भी आएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट होगा आपका C3। अगर एक 2 और होता तो एक्स क्यूब से आप मल्टीप्लाई करवाते, एक्स क्यूब C4 e की पावर 2x, अप टू एंड सोन इस तरीके से चलते रिपीटिंग रूट के अंदर। तो यहां पे देखो इस टर्म को और क्या लिख सकते हैं हम, इस टर्म को लिख सकते हैं e की पावर 2x, तो दोनों में कॉमन है ना, तो ये आ गया आपका C1 प्लस के x C2 e की पावर 2x। मतलब आपने e की पावर 2x को कॉमन ले लिया, आपका ये बचा। तो अगर रिपीटिंग रूट है तो क्या लिखोगे यहाँ पे, C1 प्लस के x C2 और e की पावर जो भी आपका रूट आया है वो इंटू x। अब इस केस में देखना, इस केस में आपका आएगा e की पावर 2x e की पावर 2x e की पावर 2x, ये तो सब में कॉमन है ना, तो e की पावर 2x तो आपने बाहर ले लिया, यहाँ पे बचा C1 है प्लस के यहाँ पे बचा x C2 और प्लस x स्क्वायर C3, ये आपका जो है CF आ गया। मतलब क्या करना है, एक जनरल सा मेथड क्या होगा कि जितने भी आपके रिपीटिंग रूट होंगे उतना ही आप इसके अंदर ऐड करते चले जाओ, और e की पावर 2x जो मैंने लिखा है ये सब के अंदर से कॉमन होगा, उसको आप बाहर ले लेना। जैसे इसके अंदर से मैंने बाहर ले लिया है, 2 रिपीटिंग रूट थे तो x की पावर 1 तक आया, एक कांस्टेंट है प्लस x की पावर 1 C2। अगर आपके 3 रिपीटिंग रूट हैं तो ये x 2 तक चला जाएगा। कैसे, पहले C1 प्लस के x C2 प्लस x स्क्वायर C3। अगर 4 होते तो x क्यूब रहता, x क्यूब C4। मतलब कहने का क्या है कि जितने आपके रिपीटिंग रूट होंगे उससे एक कम पावर ऑफ x तक हम चलेंगे। जैसे इसके अंदर है जो आपके 2 रूट थे तो x1 तक चले, इसके अंदर आपके 3 रूट है तो x स्क्वायर तक चले, 4 होते तो x क्यूब तक चलते, इस तरीके से हम चलते चले जाएंगे। यह आपका रिपीटिंग रूट का है। एक बार सभी को कलेक्ट करके अच्छी तरह लिख लेते हैं, देखना। जैसे यहां पे मैं रूट लिख रहा हूं, रूट, और यहां पे मैं CF लिख रहा हूं, CF। अगर आपका रूट केवल एक ही आए, रूट मान लिया आपका केवल x आया है, और ये जो रूट है ना ये आपका रियल है। कैसा रूट है ये आपका रियल रूट है। तो इस रियल रूट के केस में आपका जो CF होगा वो क्या होगा, C और e की पावर रूट मान लिया m ले लो, m, C e की पावर mx, ये आपका CF हो गया। अब अगर आपका m1 m2 2 रूट हैं तो क्या होगा, मान लिया m1 और m2 ये आपके 2 रूट हैं, और ये रूट कैसे है, ये रूट आपके रियल है और डिस्टिंक्ट है। क्या है ये, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल और डिस्टिंक्ट रूट है। तो इस केस में आपका CF क्या आएगा, अभी मैं आपको बता के आया था, ये होगा आपका C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x, ये आ गया। इसी तरीके से अगर आपके n रियल और डिस्टिंक्ट रूट हो तो क्या होगा, मान लिया m1 m2 अप टू mn तक आपके रियल और डिस्टिंक्ट रूट है, रियल और डिस्टिंक्ट रूट है n तक, n रूट है आपके ये। तो आपका जो CF होगा क्या होगा, ये होगा आपका C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x प्लस अप टू एंड सो ऑन, और जो है Cn e की पावर
mnx, ये आपका आ गया, ये आपका CF आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अगर आपके ये रूट है n डिस्टिंक्ट रियल रूट है तो अब बात क्या आती है कि अगर आपके रिपीटिंग रूट आ जाए तो क्या होगा। अगर मान लिया m और m दो रूट है, रियल है और दोनों के दोनों सेम है, मतलब रिपीटिंग है, तो इस केस में जो आपका CF आएगा वो आएगा आपका C1 प्लस के C2 x और e की पावर mx। जो भी मैं आपको समझा के आया था ये ऐसा क्यों लिखा है। अगर आपके रूट m टाइम तक है, देखो अभी मैं आपको बता के आया था, अगर आपके दो रिपीटिंग रूट है तो x की पावर 1 तक चलेंगे, अगर आपके 3 रिपीटिंग रूट है तो x की पावर 2 तक चलेंगे, 4 है तो 3 तक चलेंगे। अगर n रूट आपके सेम है तो m के जो है आप x की पावर n-1 तक चलोगे, मतलब एक कम पावर तक चलोगे। तो मैं लिखता हूं m m m कहां तक है, ये m जो है ना आपके n टाइम्स है, n टाइम्स, और कैसे रियल है तो आपके क्या आएगा CF, आपका CF आएगा आपका CF आ जाएगा C1 प्लस के C2 x प्लस के C3 x स्क्वायर प्लस के C4 x की पावर n-1 और e की पावर mx। ये आपका CF आ गया। ये कब आया CF, जब आपके पास m रिपीटिंग रूट है n टाइम, तो आपका ये CF आ गया। अब बात आती है कि अगर आपके पास जो रूट है इक्वेशन के वो कॉम्प्लेक्स आ जाए, कॉम्प्लेक्स रूट आ जाए, कैसे, जैसे मैंने लिख दिया अल्फा प्लस आयटा बीटा, ये आपका रूट आ गया, ये कॉम्प्लेक्स रूट है क्योंकि आयटा की टर्म आई हुई है। तो इस केस में, और ये जब आप रूट निकालते हो ना कॉम्प्लेक्स के, तो वो रूट हमेशा पेयरिंग में आते हैं। पेयरिंग में आते हैं कैसे, क्या मतलब है पेयरिंग में आने का, मतलब है अगर आपका अल्फा प्लस आयटा बीटा रूट है ना तो उसका अल्फा माइनस आयटा बीटा भी रूट पक्का पाएगा, मतलब ये पेयरिंग में मिलेंगे। इसलिए मैंने लिखा है अल्फा प्लस माइनस आयटा बीटा, पेयर ऑफ रूट आपके आगे है। तो इस केस में आपका CF क्या होगा वो देखना, ये कैसे है आपके, ये आपके कॉम्प्लेक्स रूट है, पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट, पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट, ये पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट है। ध्यान से सुनना, इस केस में जो आपका CF होगा वो होगा e की पावर अल्फा x, क्या e की पावर अल्फा x, अल्फा क्या है आपका, अल्फा जो आपका रियल पार्ट है, इंटू C1 कोस ऑफ बीटा x प्लस के C2 साइन ऑफ बीटा x। ये आपका क्या आएगा CF आएगा कब, जब आपका पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट हो, मतलब अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा हो। तो क्या करना, e की पावर अल्फा x, अल्फा आपका क्या है, अल्फा आपका रियल पार्ट, और इंटू C1 कोस ऑफ बीटा x, बीटा आपका इमेजिनरी पार्ट है, और प्लस के C2 साइन ऑफ बीटा x, बीटा आपका जो है इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इस केस में आपके जो रूट आएंगे वो अगर कैसे आ जाए, पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट आ जाए तो आपका CF ही आ जाएगा। अब बात क्या आती है कि अगर ये रूट आपके रिपीटिंग रूट हो तो क्या होगा, मान लिया कि आपके पास है अल्फा प्लस माइनस से आयटा बीटा और दूसरा भी पेयर है आपका अल्फा प्लस माइनस आयटा बीटा, दो पेयर ऑफ रूट आपके कॉम्प्लेक्स रूट है।
और दोनों सेम है, तो इस केस में आपका CF क्या होगा, इस केस में जैसे हमने यहां पे निकाला ना वो सेम प्रोसीजर यहां पे यूज हो जाएगा। मतलब है जहां पे आपका C1 और C2 है ना वहां पे आपका C1 प्लस के C2x आ जाएगा अगर एक बार रिपीट हो रहा तो, और यहां पे आपका C3 प्लस के x C4 आ जाएगा। देखना कैसे, ये आ गया आपका e की पावर अल्फा x और C1 प्लस के x C2 कॉस ऑफ बीटा x प्लस C3 प्लस x C4 साइन ऑफ बीटा x, ये आपका आ गया। अगर आपके रिपीटिंग पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट है तो आपका जो CF आएगा ये आएगा। अगर ये 3 पेयर रिपीटिंग रूट होते तो यहां पे C1 प्लस के x C2 प्लस के x C3 हो रहा, जो आपका x स्क्वायर C3 हो रहा जाता। इसी प्रकार यहां पे C4 प्लस के x C5 प्लस x स्क्वायर C6 आ जाता। मतलब इस तरीके से चलते रहते हैं। अब बात क्या आती है कि अगर आपके जो ये रूट है ये तो कैसे हैं आपके, ये तो सेम है, रिपीटिंग रूट है। अगर आपके रिपीटिंग रूट नहीं है, डिस्टिंक्ट रूट है, उस केस में क्या होगा, मान लिया कि अल्फा 1 प्लस आयटा बीटा 1 और अल्फा 2 प्लस माइनस आयटा बीटा 2 ये आपके रूट है, पेयर ऑफ रूट है, डिस्टिंक्ट है। तो इस केस में जो आपका CF होगा वो CF आएगा आपका e की पावर अल्फा 1x, मतलब है इस केस के लिए तो CF अलग से आएगा, इसके लिए CF अलग से आएगा और दोनों को ऐड करवा देना। मतलब है अल्फा 1 प्लस माइनस आइटा बीटा 1 के लिए क्या आएगा, C1 कॉस ऑफ बीटा 1x प्लस C2 साइन ऑफ बीटा 1x। एक तो आपका ये आ गया, ये किस केस के लिए है, इसके लिए, और ये भी पेयर ऑफ रूट आपका, पेयर ऑफ रूट आपका गिवन है, तो इसके लिए CF जो आपका आएगा वो आएगा प्लस e की पावर अल्फा 2x और जो है C2 तक ये आ गए थे तो आप ले लो C4 कोस ऑफ बीटा x प्लस के C5 साइन ऑफ बीटा x, ये आपके आ गए। अगर आपके कॉम्प्लेक्स रूट आ जाए तो इस तरीके से आप CF निकाल सकते हो। एक रूट और बचता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रूट है, उसको बोलते हैं हम सर्ड रूट, SURD, सर्ड रूट। देखना ये फर्स्ट था हमारा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ और 9 सर्ड रूट के बारे में आपको बता रहा हूं। सर्ड रूट आपका क्या आएगा, क्या होता है सर्ड रूट, ये होता है आपका अल्फा प्लस माइनस अंडर द रूट बीटा। देखो इस तरीके का अल्फा प्लस माइनस अंडर द रूट बीटा, अगर आपको ये दे रखा है ये आपका सर्ड रूट होता है। देखना ऊपर वाले और नीचे वाले में कंपेयर करवाना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, पजल मत होना इसमें। ये आपकी आयटा वाली टर्म है और यहां पे आपका आयटा नहीं है, ये आपकी इमेजिनरी टर्म नहीं है, इसमें ये आपका कोई कॉम्प्लेक्स रूट नहीं है, ये आपका कोई रियल रूट है। अगर इस तरीके से आए तो आपका जो रूट होता है उसको बोलते हैं सर्ड रूट, SURDS, ये होता है आपका सर्ड रूट। और सर्ड रूट का आपका सॉल्यूशन क्या होता है, सर्ड रूट का सॉल्यूशन भी इसी तरीके से होता है कि e की पावर अल्फा x, ध्यान से देखना, e की पावर अल्फा x, और यहां पर जो आएगा ना आपका ये आएगा c कोई कांस्टेंट और कोस हाइपरबोलिक, यहां पे कोस हाइपरबोलिक आएगा, और जो ये b है ना अंडर द रूट b, तो यहां पे आएगा अंडर द रूट bx प्लस क्या साइन
और ये कोई कांस्टेंट है, इसको C1 नाम दे लो, ये आपका मान लिया C2, इसको मैंने C1 नाम दे लिया है, ये आपका C2 साइन है हाइपरबोलिक अंडर द रूट बीटा। देखो बच्चों ये आपका आ गया है, ये सर्ड रूट का CF आ गया, केवल इसके अंदर और कॉम्प्लेक्स रूट के अंदर एक ही डिफरेंस होता है। क्या आपका डिफरेंस होता है कि सर्ड रूट के अंदर जो साइन और कोस की टर्में आती है ना, वो अपना हाइपरबोलिक के अंदर आती है, और अंडर द रूट बीटा आता है, इसके अंदर है ही अंडर द रूट बीटा। तो बाकी प्रोसीजर सेम ही होता है। अगर ये आपके रिपीटिंग रूट हो तो रिपीटिंग रूट इसी तरीके से आ जाएंगे, यहां पे केवल कोस हाइपरबोलिक आ जाएगा, रूट अंडर द रूट बीटा आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक आ जाएगा, अंडर द रूट बीटा आ जाएगा, सेम चलेगा। अगर आपके सर्ड रूट रिपीटिंग आ जाए तो उसका प्रोसीजर भी रिपीटिंग रूट की तरह ही चलेगा, केवल कोस की जगह कोस हाइपरबोलिक आ जाएगा और साइन की जगह साइन हाइपरबोलिक आ जाएगा। अंडर द रूट बीटा तो है ही, अंडर द रूट बीटा है, यहां पे अंडर द रूट बीटा, यहां पे अंडर द रूट बीटा। समझ गए क्या इसको? देखना आगे, अगर इस सर्ड रूट को है तो रियल रूट है, और इन रियल रूट का सॉल्यूशन तो हमने सीखा था कैसे, रियल रूट का, रियल और डिस्टिंक्ट रूट का सॉल्यूशन तो हम इस तरीके से निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो इस तरीके से आता है आपका, कोई बात नहीं इसका भी आ जाएगा। अगर इसका हमने उस फॉर्म में निकालना है तो उस फॉर्म में भी तो आ जाएगा। क्या आएगा? यह आएगा आपका C1 e की पावर, जो आपका रूट है, रूट क्या है, अल्फा प्लस अंडर द रूट बीटा, और दूसरा क्या है, अल्फा माइनस अंडर द रूट बीटा। ये दो रूट है ना, तो यहां पे लिखते हैं हम, अगर M1 और M2 आपके दो रूट हैं, डिस्टिंक्ट हैं, तो आपका आएगा C1 e की पावर M1x प्लस C2 e की पावर M2x। अब M1 की वैल्यू तो आपकी क्या है, अल्फा प्लस अंडर द रूट बीटा, और M2 की वैल्यू क्या है, अल्फा माइनस अंडर द रूट बीटा। ये आपकी किसकी वैल्यू है, ये आपकी जो है M2 की वैल्यू है। पुट कर दो वहां पे, क्या, अल्फा प्लस अंडर द रूट बीटा और प्लस, और ये यहां पे x भी आएगा, प्लस C2 e की पावर अल्फा माइनस अंडर द रूट बीटा, और ये x। तो ये भी आपका CF आ गया, किसका, इस सर्ड रूट का। बाकी आपका सर्ड रूट के अंदर इसके सारे प्रोसीजर भी यूज हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट के, और सर्ड रूट के जो CF आएगा आपका वो इस तरीके से भी आ जाएगा, किसी वे से आप निकाल लेना। तो ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के कुछ मेथड्स थे, ये आपने करने हैं। इस टेबल को बड़े ध्यान से करना है, इस टेबल के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस ट्राई करने हैं आपने। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाता हूं, देखना। क्वेश्चंस करता हूं मैं। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, 3 टाइम डेरिवेटिव ऑफ y, 3 टाइम डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 4 d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर, 2 टाइम डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 3 dy बाई डी एक्स, और प्लस के 18y इज इक्वल टू 0। आपको ये गिवन है, माइनस के 4 माइनस के 3 प्लस के 2, ठीक है। आपको
एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये देख लो होमोजेनियस है क्या? क्या इसके अंदर कोई कांस्टेंट टर्म है क्या? इसके अंदर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं, ये आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल की और ये आपके डेरिवेटिव्स की टर्म है। तो एक होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है, आपने इसका सॉल्यूशन निकालना है और इसका सॉल्यूशन आपका CF के बराबर होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बराबर होता है। तो देखना, मैंने आपको प्रोसीजर बताया था कि जो आपके ऑपरेटर है ना उनको आप डी से रिप्लेस कर लो, मतलब जो डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब है ना इसको आप डी क्यूब से जो है चेंज कर लो, रिप्लेस कर लो। यह आएगा आपका डी क्यूब वाई, ये तो आपका केवल जस्ट ऑपरेटर है, वाई के ऊपर अप्लाई हुआ तो यहां पे वाई लिखेंगे हम, -4 डी स्क्वायर वाई माइनस के 3 डी प्लस के 18 इज इक्वल टू 0। यह आपका आ गया। अब यहां से ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लो। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, आपका ये 18y है, उसके लिए आपके जो ऑपरेटर की टर्म है उसमें d को किसी कांस्टेंट से रिप्लेस करना है, किसी m से रिप्लेस कर देंगे और 0 के बराबर पुट कर देंगे। अब यहां पे पहले आप कंप्लीट ऑपरेटर निकालो, मतलब y कॉमन ले लो। y अगर आपने कॉमन लिया तो ये d क्यूब माइनस के 4d स्क्वायर माइनस के 3d यहाँ पे y है आपका और प्लस के 18 y इज इक्वल टू 0। ये है, ये आपका ऑपरेटर आ गया। इस ऑपरेटर के अंदर से जो आपका d है उसको m से रिप्लेस कर लो। क्या आएगा, ये आएगा आपका m क्यूब माइनस 4m स्क्वायर माइनस के 3m और प्लस के 18 इज इक्वल टू d, सॉरी इज इक्वल टू 0। ये आपका आ गया। अब यहां से आपको एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, इस क्यूबिक इक्वेशन के आपने रूट निकालनी है। तो इसके रूट जो आएंगे वो एक रूट तो आपका टेंट्राइल से आएगा और दूसरा रूट हम डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं और सिंथेटिक मेथड से भी इसका रूट निकाल सकते हैं। देखना, एक रूट टेंट्राइल से निकालते हैं। पहले आप m की जगह 1 पुट करो। m की जगह 1 पुट करने से क्या इस इक्वेशन का ये रूट है क्या? अगर रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 1 है, 1 का क्यूब माइनस के 4 है माइनस के 3 और प्लस के 18। m की जगह मैंने 1 पुट कर लिया, 1 माइनस के 4 इंटू 1 माइनस के 3 प्लस के 18। अब देखना, माइनस के साथ प्लस के 19 0 होगा क्या? नहीं, 0 नहीं है, मतलब ये इसका रूट नहीं है। आप m की जगह 2 पुट करो। 2 आपने पुट किया, 2 2 जा 4 2 जा 8, ये आपका 8 आ गया और माइनस 2 2 जा 4 है, 4 4 जा 16, ये 16 माइनस के 3 2 जा 6 और प्लस का 18 इज इक्वल टू इज इक्वल टू, ये देख लो आपका क्या आएगा, 0 आएगा क्या? आपका 8 प्लस के 18 26 और ये आपका कितना है, 22 है, प्लस का 26 है और माइनस का 22 है, ये आपका 0 होगा क्या? नहीं, 0 नहीं है। अब पुट करो, आप m की जगह -1 पुट करके देख लो। -1 पुट किया, -1 की पावर 3 आपका -1 होगा, ये आ गया आपका -1 और यहां पे -1 का स्क्वायर तो +1 होगा, +1 की -4 के साथ मल्टीप्लाई -4 और -1 की -3 के साथ प्लस के 3 प्लस के 18। देखना, 18 प्लस के 3 21 प्लस के और माइनस के 5 0 है क्या? नहीं है, तो नॉट इक्वल टू 0, ये भी इसका रूट नहीं है। फिर क्या करो, m इज इक्वल टू -2 के लिए देखो। m इज इक्वल टू -2 के लिए जब देखते हैं तो -2 की पावर 3, -2 की पावर 3 आपका -8 होगा और -2 का स्क्वायर 4 4 4 जा 16 माइनस के 16 माइनस का 2 माइनस के 3 प्लस का 6 प्रोडक्ट आ गया और प्लस का 18। देखना, 16
और 8 आपके 24 होंगे और नेगेटिव आएंगे क्योंकि दोनों नेगेटिव थे, और 18 और 6 आपके 24 आएंगे, ये प्लस के 24 है, ये आपके माइनस के 24, तो हो गया 0, सम आपका 0। इसका मतलब है आपका जो m इज इक्वल टू माइनस के 2 है ना, वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपका सॉल्यूशन है, मतलब इस इक्वेशन का आपका रूट है। अगर इसका आपका रूट है तो बाकी जो रूट है हम, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन आपके पास है, क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट होते हैं, एक रूट तो आपको मिल गया, एक सिंथेटिक मेथड से हम रूट निकालते हैं, ध्यान देना। क्या करते हैं सिंथेटिक मेथड में, जो आपके कोफिशिएंट है ना, सबसे पहले तो जिसकी पावर सबसे ज्यादा है उस वेरिएबल का कोफिशिएंट, फिर उसे एक कम का, फिर उसे एक कम का, फिर उसे एक कम का, सबके कोफिशिएंट हम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे m क्यूब है, इसका कोफिशिएंट आपका 1 है, मैंने 1 लिख लिया। यहाँ पे आपका -4 है इसका, ये मैंने -4 रख लिया। ये -3 है, इसका -3 रख लिया, और इसका 18 है तो इसका 18 रख लिया। ये मैंने यहाँ पे इनके कोफिशिएंट लिख लिए हैं। अब आपने क्या करना है, इस तरीके से एक डायग्राम सा बना लेना है, मतलब आपने यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ देना क्योंकि नंबर और लिखेंगे यहाँ पे। एक बात सुनना ध्यान से, जब आप ये निकाल रहे हो ना, अब इसके अंदर तो 3 पावर के बाद 2 थी, फिर 1 थी, फिर 0 पावर थी। अगर आपका इस तरीके से आ जाए कि 5x की पावर 7 है और प्लस है 2x की पावर 5 और प्लस के x है इज इक्वल टू 0, अगर आपका ये आ जाए तो आप क्या करोगे, पहले तो x की पावर 7 का कोफिशिएंट 5 है, आपने 5 लिख दिया। फिर जो x की पावर 6 है ना, उसका कोफिशिएंट है, और x की पावर 6 है क्या, यहाँ पे नहीं है तो आप 0 लिखो। फिर x की पावर 5 का 2 है, लिखा। फिर x की पावर 4 का नहीं है, 0। x की पावर 3 का, x की पावर 1 का, x की पावर 1 का 1 है और कांस्टेंट 0 है। हम इस तरीके से लिखते हैं, मतलब बीच में कोई छोड़ना नहीं है, कोई स्किप नहीं करना है, तो इस तरीके से लिखेंगे। अब देखो आगे क्या प्रोसीजर है, जो भी आपका एक रूट आया है, अब यहां पे आपका जो रूट है -2 आपका रूट आया है, -2 को आप यहां पे लिखो, यहां पे आपने -2 लिख दिया। फिर आपका जो फर्स्ट ये डिजिट है ना, ये इसको एज इट इज उतार लो आप। आपने इसको 1 को एज इट इज यहां पे उतार लिया, ये 1 आ गया। अब इस -2 की इसके साथ मल्टीप्लाई यहां पे लिख दो। क्या बोला कि -2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख दो, जो भी आई। तो -2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई आपका -2 आएगा, यहां पे लिख दिया। दोनों का सम करवा दो, -6 आ गया। फिर क्या करना है, इसकी और इसकी प्रोडक्ट क्या आएगी, 6 2 जा 12 आएगा, और प्लस का आएगा क्योंकि ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, प्लस का 12 आ गया। तो यहां पे लिख दिया प्लस का 12, ऐड करवा लो 9। अब इसके और इसकी प्रोडक्ट 9 2 जा 18 होता है, माइनस का आएगा क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो माइनस का 18 आएगा। माइनस का 18 ऐड करवाओगे 0 बन गया, और ये हमेशा 0 ही बनेगा। अगर आपका यहाँ पे रूट है ना, तो लास्ट का हमेशा आपका 0 ही बनेगा, क्योंकि यहां से आपकी जो इक्वेशन है ना, उसकी 1 डिग्री कम हो जाती है। देखना, अब जैसे आपके पास क्यूबिक इक्वेशन थी, क्यूबिक इक्वेशन थी, तो अब आपके पास जो इक्वेशन बनेगी ना, वो क्वाड्रेटिक बनेगी। और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा ना, एक्स स्क्वायर का, वो तो 1 होगा। मतलब m की फॉर्म करें तो m स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया। अब m का कोफिशिएंट आपका -6 होगा, तो -6m और प्लस के कांस्टेंट 9 इज इक्वल टू 0। अब आपके एक रूट तो यहां से आ गया था, 2 रूट यहां से आ जाएंगे, 3 रूट आपके हो जाएंगे क्यूबिक इक्वेशन के। तो क्या क्या आएंगे यहां से, यह आ गया आपका m स्क्वायर माइनस के 3m और माइनस के 3m प्लस के 9 इज इक्वल टू 0। देखना क्या क्या रूट आएंगे, यहां से m कॉमन ले लिया, यह बचा आपका m माइनस के 3, m माइनस के 3। अब माइनस के 3 यहां से कॉमन लेंगे, -3 कॉमन लिया, यहां पे भी m माइनस के 3 इज इक्वल टू 0।
m माइनस के 3 दोनों के अंदर से कॉमन आएगा, m माइनस के 3 बचा क्या, m माइनस के 3, यहाँ से m और यहाँ से माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। तो आपके दो रूट आ गई। कौन कौन से m की वैल्यू आ गई आपकी 3 और 3। दो वैल्यू तो आपकी यहाँ से आ गई m की, और एक m की वैल्यू आपकी यहाँ से आ गई थी माइनस के 2। तीनों के तीनों रूट हो गए हैं, तो ये एक आ गया आपके माइनस के 2। अब बच्चों आपने CF निकालना है। आपका CF क्या होगा, CF आएगा आपका, या आप डायरेक्ट आप सॉल्यूशन भी कह सकते हो, क्योंकि होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के अंदर आपका जो जनरल सॉल्यूशन है वो CF के बराबर ही होता है। तो ये आएगा आपका, देखो यहाँ पे 3 और 3 रिपीट कर रहा है, तो रिपीटिंग के लिए मैंने आपको बताया था C1 प्लस के C2x और e की पावर जो भी रिपीटिंग रूट है 3 है तो 3x प्लस क्या, अब ये तो सिंगल है रिपीटिंग नहीं है, तो लिखो आप C3, आपने लिख दिया C3 और ये e की पावर माइनस के 2x है, e की पावर माइनस के 2x। ये आ गया आपका, ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया, ये आपका CF आ गया है। यही हमने फाइंड आउट करना था। समझ आ गया क्या, CF हम कैसे निकाल लेंगे। रिपीटिंग रूट का मेथड यहां पे यूज कर लिया है, ये इंडिविजुअल था तो यहां पे यूज कर लिया, ये हमने निकाल लिया। और क्वेश्चंस करते हैं, देखना। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बोलता हूं कि x² प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। मान लिया कि आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन ना कुछ इस टाइप से बनेगी, वहां पे m की टर्म बनेगी, यहां पे मैंने x लिख लिया है, या लिख लो आप m² लिख लो, m² प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। यहां से m की वैल्यू क्या आएगी, m² इज इक्वल टू माइनस के 2, और m की वैल्यू आ गई आपकी माइनस के 2 अंडर द रूट माइनस प्लस। ये आ गया, ये क्या होगा, ये होगा आपका माइनस प्लस 2 आइटा, ये आपके रूट आ गई, ये आपके दो रूट आ गए, एक 2 आइटा एक माइनस के जो है एक माइनस के 2 आइटा, ये आपके रूट आ गए। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपके कॉम्प्लेक्स रूट आ जाए तो जो आपका CF होता है, CF क्या होता है आपका, e की पावर अल्फा x इंटू C1 कोस ऑफ बीटा x प्लस के C2 साइन ऑफ बीटा x, ये होता है ना, ये आपका CF होता है। अब यहाँ पे आप ये देखो अल्फा क्या है, अल्फा होता है आपका रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके अंदर रियल पार्ट है क्या, नहीं है, तो इसको रियल पार्ट को 0 मान लो, मतलब है इसको लिख लो आप 0 माइनस प्लस 2 आइटा। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू तो आपकी 0 आ गई, तो इसको लिखोगे e की पावर 0 इंटू C1 कोस ऑफ बीटा की वैल्यू, इमेजिनरी पार्ट आपका 2 है, तो ये आ गया आपकी 2x और प्लस के C2 साइन ऑफ 2x, ये आपका आ गया है। अब e की पावर 0 तो आपका 1 होगा, इसको 1 पुट कर लो, C1 कोस ऑफ 2x प्लस C2 साइन ऑफ 2x, ये आपका CF आ गया है, ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया है। ये CF आ गया आपका। इस तरीके से इसको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान देना। ये जस्ट मैंने डायरेक्ट जो ना आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख के तब सोल्व किया है, पर आपका जो क्वेश्चन आएगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी मिलेगी, वहां से सॉल्यूशन आपने निकालना है।
एक आपको क्वेश्चन दे रखा है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस के 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस के वाई, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस के 4 डी वाई बाई डी एक्स और प्लस के वाई इज इक्वल टू 0। मान लिया ये आपको दे रखा है, ये आपकी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट और होमोजेनियस भी है, तो इसका सॉल्यूशन आपका CF ही होगा। क्या करो, पहले तो इसको ऑपरेटर के अंदर चेंज कर लो, डी के अंदर डी स्क्वायर वाई माइनस के 4d और प्लस के जो है माइनस के 4dy प्लस के y इज इक्वल टू 0। आपका ये आ गया। तो अब आप इसको क्या लिखोगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस के 4dy बाई डी एक्स प्लस के y इज इक्वल टू 0 ये है। तो यहां पे आप y को कॉमन ले लो, डी स्क्वायर माइनस के 4d और प्लस का 1y इज इक्वल टू 0। आपको ये गिवन है। ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर जब इसको लेके आएंगे तो d को तो m से रिप्लेस कर दिया, मतलब m स्क्वायर माइनस के 4m प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से इसके रूट निकालते हैं। m की वैल्यू क्या आएगी आपकी, m की वैल्यू अगर आपके पास इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपके रूट आते हैं माइनस बी माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट बाई 2a, ये आते हैं। अब इसी तरीके से यहां पे इसके अंदर कंपेयर करवा के हम m की वैल्यू निकालते हैं। देखना m की वैल्यू क्या आएगी। m की वैल्यू आपकी आएगी माइनस के b, मतलब माइनस है m का कोफिशिएंट है, माइनस माइनस प्लस के 4 माइनस प्लस b स्क्वायर मतलब माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 है। a क्या है आपके पास है, a भी 1 है और c भी 1 है, तो 1 और ये 1 अंडर द रूट बाई 2, a भी 1 है आपका, ये आ गया। अब यहां से आप निकालोगे 4 माइनस प्लस है 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और माइनस के 4 बाई 2, ये आ गया। इसको लिख सकते हो 4 माइनस प्लस अंडर द रूट 12 बाई 2, आपने ये लिख लिया। अब इसको भी आप लिख सकते हो कि 4 माइनस प्लस 2 रूट 3, जो आपका 2 रूट 3 है ये भी तो 12 होता है। क्यों, क्योंकि अंडर द रूट 12 को आपने लिख दिया है 4 क्रॉस 3, 4 3 जा 12, और इसको लिख दिया 4 अंडर द रूट इंटू 3 अंडर द रूट, और ये आपका 2 होता है 2 अंडर द रूट 3, ये आ गया आपका। तो मैंने इसको ये लिख लिया है बाई 2, ये आ गया आपका अपॉन 2 यहां से कॉमन लेके कट कर लो, तो आपकी जो m की वैल्यू आएंगी ना वो आ गई आपकी 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। देखना आपके साइड रूट आ गई, ये जो ना आपके साइड रूट आ गई। क्या किया, 2 यहां से कॉमन लिया, 2 यहां से कॉमन लिया, कॉमन लेके 2 से 2 काट दिया। और अब आपके एक तो ये प्लस के कोरस्पॉन्डिंग आएगा, मतलब 2 प्लस रूट 3 मैंने यहां लिख दिया है, और एक 2 माइनस के रूट 3 आएगा वो यहां पे लिख दिया, दोनों को इंडिविजुअली लिख दिया है। अब सर्ड रूट का आपको सॉल्यूशन का पता है, क्या होगा, CF है, CF आएगा आपका e की पावर अल्फा, अल्फा तो आपका 2 है, 2x इंटू C1 कोस हाइपरबोलिक अंडर द रूट 3x अंडर द रूट 3x प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक अंडर द रूट 3x। ये आपका सॉल्यूशन आ गया है, CF आ गया है इस क्वेश्चन का, जो एक होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी थी उसका ये सॉल्यूशन आ गया है। सर्ड रूट आप क्या है, सर्ड रूट का सॉल्यूशन ये होता है हमें पता है। दूसरा इसका सॉल्यूशन ये भी हो सकता है
कि C1 e की पावर एक रूट 2 प्लस के अंडर रूट 3 x प्लस के C2 e की पावर 2 माइनस अंडर द रूट 3 x, ये भी आपका CF हो सकता है। ये दोनों के दोनों आपके CF हो सकते हैं, दोनों ठीक है। तो किसी भी वे से आप निकाल सकते हो। इस तरीके से सम आपने करने हैं। अब मैं आपको एक 4 डिग्री की इक्वेशन लिख के उसके रूट निकालता हूं सिंथेटिक मेथड से, ताकि आपका सिंथेटिक मेथड क्लियर हो जाए। अगर आपको 4 डिग्री की इक्वेशन दे रखी हो और 2 रूट का आपको पता हो, तो बाकी 2 रूट कैसे निकालेंगे सिंथेटिक मेथड से, वो सुन लो। मान लिया आपको इक्वेशन दे रखी है, चार डिग्री की, हाँ, D4 डी की टर्म में ही दे रखी है, प्लस 6D³ प्लस के 5D² माइनस के 24D माइनस 36 y इज इक्वल टू 0। मान लिया आपको ये एक इक्वेशन दे रखी है, d की पावर 4 प्लस के 6D³ प्लस 5D² माइनस के 24D माइनस के 36 y, ये आपको गिवन है। आप पहले इसको जो ना ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर लेके आओ। ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर आपका होगा m4 प्लस 6m³ प्लस 5m² माइनस के 24m और माइनस 36 इज इक्वल टू 0। आपको ये गिवन है। अब आपने क्या करना है, इसके 2 रूट का अगर आपको पता हो, इसके 2 रूट आपके 2 और -2 रूट हैं। मान लिया आपको 2 रूट का पता है और 2 रूट आपने हिट एंड ट्रायल से निकालने हैं। आप इसके अंदर 1 पुट करके देखो, -1 पुट करके देखो, 2 पुट करके देखो, -2 पुट करके देखो, और जब आप इनको पुट करते हो ना, तो आपके दोनों रूट आते हैं। जैसे एक के लिए ट्राई कर लेते हैं, दूसरा निकाल लेना। मान लिया 2 के लिए ट्राई किया हमने, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, m की पावर 4 मतलब 16 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 8 6 जा 48 प्लस क्या 2 2 जा 4 4 5 जा 20 माइनस -24 2 जा 24 m की वैल्यू 2 है, 24 2 जा 48 और माइनस के 36, 48 से 48 कैंसिल, 20 प्लस के 16 36 होता है, 36 प्लस का 36 माइनस का तो 0 आ गया। ये आपका 0, मतलब ये आपका रूट है। दोनों आपके रूट होंगे, m इज इक्वल टू 2b और m इज इक्वल टू माइनस के 2b। मान लिया हमें इन 2 रूट का पता है, और सिंथेटिक डिवीजन मेथड से आपने इनके बाकी 2 रूट और निकालने हैं। मैंने आपको ये बताया है कि जब सिंथेटिक मेथड आपके यूज करते हो, सिंथेटिक डिवीजन मेथड आप यूज करते हो, पहले तो इनका कोफिशिएंट सबके लिख लो। इसका कोफिशिएंट आपका 1 आ गया, ये पावर 4 का है, m की पावर 3 का कोफिशिएंट 6 है, m की पावर 2 का 5 है, m की पावर 1 का माइनस के 24 है, और फिर माइनस के 36 है। अगर बीच में कोई पावर ना होती ना, तो आप उसकी जगह 0 लिखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। अब आपने क्या करना, उसी प्रोसीजर से यहां पे जो आपका रूट है वो लिखना। देखो इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो आप, दोनों का यूज करेंगे हम। मान लिया आपने 2 लिखा, 2, मैंने आपको ये बताया कि फर्स्ट जो भी है, फर्स्ट टर्म को एज इट इज उतारते हैं, मतलब 1 आपका एज इट इज आएगा।
इसके और इसके मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख दो, 2 1 जा 2, यहाँ पे लिख दिया, दोनों को ऐड करवा दिया, 8 आ गया। 8 2 जा 16, यहाँ पे लिख दिया, 16 प्लस के 5 21 आ गया। 21 2 जा 42 होता है। इसके अंदर जब हमने इसको ऐड किया तो ये आपका 18 आ गया, और 18 2 जा आपका 36 होता है, ये 36, दोनों का ऐड किया 0 आ गया, और ये 0 ही आएगा क्योंकि 2 इसका रूट है। अगर 2 इसका रूट नहीं होता यहाँ पे 0 नहीं आता, और 0 नहीं आता तो इसका रूट नहीं होता। दूसरा रूट क्या है, अब देखो जो आपके पास ये अब क्यूबिक इक्वेशन बन गई है, अब इसके ऊपर फिर से जो आप सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज कर लो। कैसे? ऐसे ही जैसे हमने ऊपर वाला स्टेप किया है, यहाँ पे -2 है तो -2 आपने लिख लिया, फर्स्ट उतारा एज इट इज, और यहां से जो है आप -2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे, -2 दोनों को ऐड करवा दो, 6 ये आ गया। 6 की -2 के साथ मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12 -12 ऐड करवा दो, 9 आ गया। 9 2 जा 18 -18, ये भी आपका 0 आ गया क्योंकि -2 इसका रूट था। पहले आपकी 4 डिग्री की इक्वेशन थी, फिर ये 3 डिग्री की बन गई थी, अब ये 2 डिग्री की बन गई, और क्या बनी, x² का कोफिशिएंट 1 है, x का 6 और कांस्टेंट टर्म 9 है। तो आप इसको लिख सकते हो x² प्लस के 6x और प्लस के 9 इज इक्वल टू 0। यह आपकी इक्वेशन बन गई है। अब 2 रूट तो आपके गिवन है, मतलब हमने निकाल लिए 10 ट्रायल से, 2 रूट आपके वहां से आएंगे, x² प्लस के 3x और प्लस के 3x और प्लस के 9 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। यहां से x आपने कॉमन ले लिया, x प्लस के 3, और यहां से प्लस 3 कॉमन ले लिया है, x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। दोनों के अंदर से x प्लस के 3 आपने कॉमन लिया तो ये बच गया आपका x प्लस के 3, और ये भी x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 यहाँ पे भी कॉमन लिया तो x प्लस के 3 बच गया। तो आपके 2 रूट यहां से आगे क्या क्या, -3 और -3, 2 रूट आ गए। अब देखो ये हमने m के अंदर सोल्व किया, x के अंदर सोल्व किया, कोई बात नहीं, रूट हमने निकालने थे, निकाल लिए हैं। तो 2 रूट तो ये आगे 2 - 2 और 2 वो आगे 3 - 3, -3 और -3। तो रूट क्या क्या आ गए इसके, रूट आ गए इसके 2 - 2 और 3 -3 ये आपके आ गए। अब इसका CF कैसे आएगा, CF निकालो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन C1 ये आपका डिस्टिंक्ट है तो e की पावर 2x प्लस ये भी डिस्टिंक्ट है तो C2 e की पावर -2x। अब ये रिपीटिंग आ गया, अगर आपका रिपीटिंग आएगा तो क्या लिखोगे, C3 प्लस के x C4 और क्या e की पावर -3x लिख लो, मल्टीप्लाई में e की पावर -3x। ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो क्या था, हमने यहां से सिंथेटिक मेथड भी यूज करना सीख लिया है कि अगर आपको हायर ऑर्डर की एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हो, या कह सकते हैं कि आपको एक इक्वेशन दे रखी हो जिसकी डिग्री आपकी 2 से ज्यादा है, तो आप सिंथेटिक डिवीजन मेथड का यूज कर सकते हो। और पहले तो आपने ये डेंड्राइल यूज करना पड़ेगा, फिर सिंथेटिक मेथड से आप उसके रूट निकाल सकते हो। तो आज हमने जितनी भी ये टाइप बनती थी CF निकालने की, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने की, किसकी, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, वो सारी की सारी टाइपें हमने कर ली है। इससे आप CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल सकते हो जो कि जनरल सॉल्यूशन के इक्वल होगा होमोजेनियस के केस में। तो इनके ऊपर आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, जो आपकी डाउट आए, क्वेरी जो भी आती है मुझे डिस्कस करनी है, और ये सारा काम करना है। नेक्स्ट लेक्चर में इस यूनिट का जो आगे का काम हो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।